हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है क्रायो प्रिजर्वेशन। तो क्रायो प्रिजर्वेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो सेल को, टिश्यू को और जितने भी बायोलॉजिकल मटेरियल्स है वो सबको प्रिजर्व करने में मदद करता है। और ये सब जितने भी सेल्स और टिश्यू है ये सबको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में ये सबको कूल किया जाता है। This method allows cell to remain viable for long periods, enabling storage for future use in research, medicine and biotechnology। तो वो सेल के अंदर का स्ट्रक्चर को डैमेज होने से बचाता है, सेल का वाइबिलिटी को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए, और लेबोरेटरी में या रिसर्च में या मेडिसिन या बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ करने के लिए ये काम आता है। तो अभी हम इसके एप्लीकेशंस देखेंगे। स्टेम सेल स्टोरेज, स्टेम सेल के स्टोरेज में ये हेल्प करता है। स्पर्म एंड एग बैंकिंग में हेल्प करता है। प्रिजर्वेशन ऑफ रेयर और एंडेंजर्ड स्पीसीज जेनेटिक मटेरियल्स, एंडेंजर्ड स्पीसीज के जेनेटिक मटेरियल को प्रिजर्व करने में या कोई भी रेयर स्पीसीज है उसके जेनेटिक मटेरियल को प्रिजर्व करने में हेल्प करता है ताकि जब ज़रूरत रहे तो वो स्पीसीज को इंट्रोड्यूस किया जा सके। सेल लाइन एंड टिश्यू बैंकिंग फॉर रिसर्च। तो अभी हम उसके बेसिक प्रिंसिपल्स देखेंगे क्रायो प्रिजर्वेशन के। क्रायो प्रिजर्वेशन रिलाइज ऑन प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंटिंग आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन इनसाइड सेल्स विच कैन डैमेज सेलुलर स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पर हम लोगों को आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन जो होता है उसको अवॉइड करना रहता है क्योंकि वो सेल के सेलुलर स्ट्रक्चर और वाइबिलिटी को डैमेज कर सकते हैं। Mechanism: cells are cooled to sub-zero temperature, slowing metabolic process. A cryoprotectant such as dimethyl sulfoxide (DMSO) in short is used to prevent ice formation inside the cells। तो ये एक क्रायोप्रोटेक्टेंट है जो प्रिवेंट करता है आइस फॉर्मेशन से सेल के अंदर। स्लो फ्रीजिंग एंड थैविंग protocols help prevent cellular damage during the process। स्लो फ्रीजिंग और थैविंग ये दोनों प्रिवेंट करता है सेलुलर डैमेज से ड्यूरिंग प्रिजर्वेशन। तो इस डायग्राम में अपन देख सकते हैं कि शुरू वाले कॉलम में डायग्राम के सेल को इंक्यूबेट किया जा रहा है लो कंसंट्रेशन ऑफ क्रायोप्रोटेक्टेड मीडिया के अंदर। तो फिर नीचे अपन इस टेस्ट ट्यूब में अपन देख सकते हैं कि उसके सेल का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा डैमेज हो चुका है और वहाँ पर आइस के फॉर्मेशन हो चुके हैं। नेक्स्ट वाले कॉलम में अपन देखते हैं विट्रीफिकेशन के थ्रू जब सेल को इंक्यूबेट किया जाता है हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्रायोप्रोटेक्टेड मीडियम उसमें, तो फिर मोर सेल्स इंटैक्ट इन ग्लॉसी फॉर्म अवॉइडिंग आइस क्रिस्टलाइजेशन। तो इसमें आइस क्रिस्टलाइजेशन नहीं हुआ है, सेल का जो स्ट्रक्चर है डैमेज नहीं है। हम इधर देख सकते हैं सेल का स्ट्रक्चर सर्कुलर, मतलब नॉर्मल स्ट्रक्चर है सेल का, उसमें कोई डैमेज नहीं है या कोई आइस फॉर्मेशन नहीं हुआ है। फिर अभी हम देखेंगे की कंपोनेंट्स ऑफ क्रायोप्रिजर्वेशन। क्रायोप्रोटेक्टेंट, तो इंट्रासेलुलर में अपन देखेंगे these substances penetrate cells and protect them from freezing damage। तो इसके एग्जांपल है ग्लिसरॉल एंड डीएमएसओ। डीएमएसओ जैसे अपन यहाँ पर देखे थे उसका फुल फॉर्म है डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। एक्स्ट्रा सेलुलर, these help protect the external environment and prevent ice formation around the cell। तो ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करता है सेल का। उसका एग्जांपल है सुक्रोज। फ्रीजिंग रेट, कंट्रोल्ड फ्रीजिंग रेट इज क्रूशियल, टू फास्ट और टू स्लो फ्रीजिंग कैन लीड टू डैमेज। तो फ्रीजिंग रेट को कंट्रोल करके
हम लोगों को प्रिजर्व करना है। क्रायोप्रोटेक्टेंट जो भी हम यूज़ करेंगे उससे हम उसको जब अपन यूज़ करेंगे तो हम लोग को फ्रीजिंग रेट भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर को रखना पड़ेगा, और ज़्यादा फास्ट या ज़्यादा स्लो करने से भी उसमें डैमेज आ सकता है। थैविंग थैविंग प्रोटोकॉल्स should be carefully followed to avoid additional stress on the cells। तो ये एडिशनल स्ट्रेस जो सेल के अंदर आता है उसको मतलब कि उससे प्रोटेक्ट करता है। टाइप्स ऑफ क्रायो प्रिजर्वेशन। तो अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ क्रायो प्रिजर्वेशन। तो इसमें पहला अपन देखेंगे स्लो फ्रीजिंग। द सैंपल इज कूल्ड स्लोली एट अ कंट्रोल्ड रेट टू प्रिवेंट आइस क्रिस्टल्स फ्रॉम फॉर्मिंग इनसाइड द सेल्स। तो इसका एडवांटेज है इट इज सिंपलर टू परफॉर्म, और डिसएडवांटेज है हायर रिस्क ऑफ इंट्रासेलुलर आइस फॉर्मेशन। Vitrification, a process where cells are cooled very rapidly to form a glass-like state instead of crystalline ice, avoiding damage। इसका एडवांटेज है reduce ice formation, and disadvantage requires high concentrations of cryoprotectants and rapid cooling। फिर अपन देखेंगे cryopreservation of different cell types। Somatic cells often preserved for therapeutic purposes, example stem cells, immune cells। Germ cells, sperm and eggs are commonly cryopreserved for fertility purposes। तो वो कपल्स जिनके में फर्टिलिटी का प्रॉब्लम है उनके लिए ये बहुत काम का रहता है। Embryos in assisted reproductive technologies (ART), embryos are cryopreserved for future implantation. Stem cells, embryonic, induced, pluripotent, and adult stem cells are cryopreserved for use in regenerative medicine. Cell lines, immortalized cell lines are stored for research and commercial use. Cryopreservation protocols. Step 1. Preparation. Cells are harvested from source. A suitable cryoprotectant is added to the culture medium. Optimal cryoprotectant concentration is determined based on cell type. Step 2. Freezing. Cells are slowly frozen using a controlled rate freezer or manually using a freezing container. Cooling is done typically at 1 degree Celsius per minute until the temperature reaches -80 degrees Celsius, then placed in liquid nitrogen storage of -196 degree Celsius. Step 3. Thawing. Cells are rapidly thawed in a water bath at 37 degrees Celsius. Gradual dilution of cryoprotectants is carried out to minimize toxicity. Step 4. Recovery and culture. The thawed cells are cultured in suitable media and conditions to allow recovery and proliferation. Factors affecting cryopreservation success. Cell type. Some cell types are more sensitive to freezing and thawing than others. Cryoprotectant concentration. Excessive cryoprotectant can be toxic, while insufficient amounts may lead to ice formation. Freezing rate: the speed at which cells are frozen can affect the size of ice crystals and survival rate. Thawing rate: slow thawing is often less damaging than rapid thawing, which may cause osmotic shock. Challenges in cryopreservation: ice crystal formation. Large ice crystal can damage the cell membrane and organelles. Cryoprotectant toxicity: high concentration of cryoprotectants can be toxic to cells. Cell type variability: not all cells or tissues respond equally well to cryopreservation. Thawing damage: post-thaw recovery can sometimes be incomplete, with some cells
not returning to their original state. Application of cryopreservation, human health, fertility preservation, sperm, egg, embryos, stem cell banking for regenerative therapies, organ and tissue preservation for transplantation. Second, research. Preservation of cell lines and cultures, long-term storage of biological samples for genetic research. Third, conservation. Preservation of endangered species, genetic materials, cryobanking of agriculture crops and livestock. Advancement Advancement in cryopreservation, nanotechnology, research in nanoparticle-based cryoprotectants and cooling methods, artificial intelligence (AI), use of AI to optimize freezing and thawing protocols for different cell types, gene editing, genetic modification to make cells more resistant to freezing and thawing. Conclusion: cryopreservation is a powerful tool that has revolution- revolutionized medicine, research, and conservation efforts. Despite its success, challenges remain, particularly concerning cryoprotectant toxicity and ice formation. Ongoing research aims to improve techniques, making cryopreservation more efficient and effective for a wider variety of cells and tissues.